अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। विपक्ष के नेताओं को एक कंप्लेन रहती है कि नरेंद्र मोदी जी संसद में वक्तव्य नहीं देते, नरेंद्र मोदी जी संसद में अपनी बात नहीं रखते। आज संसद में उन्होंने वक्तव्य दिया, थोड़ा लंबा वक्तव्य था, लेकिन उसमें जो भी प्रमुख बातें थी उनकी क्लिप्स को सम्मिलित करके मैं इस वीडियो के अभी रख रहा हूं, आप देख लीजिए। बिना पानी के और बिना साबुन को विपक्ष को धो डाला है, तो आप क्यों इंसिस्ट करते हैं इनसे बोलने के लिए? वाणी चातुर्य किसे कहते हैं, या फिर सच्चाई जब आपके अंदर होती है तब किस प्रकार की भाषा निकलती है? हमने विपक्ष का वक्तव्य भी सुना, संसद में हमने अलग अलग समय पे अलग अलग नेताओं के वक्तव्य सुने, सबका एक अलग अंदाज होता था। लालू प्रसाद यादव जी का वो अंदाज जब संसद ठहाके मार के हंसती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो अंदाज, कविताएं पढ़ना, या फिर जिस प्रकार से बाकी के नेतागण बोलते जाते हैं। अब मैं बाकी के और नाम में लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है। और आज के वक्तव्य में टू बी ऑनेस्ट किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि इस तरह से नरेंद्र मोदी जी बरस पड़ेंगे विपक्ष के ऊपर, पूरे विपक्ष के ऊपर। चलिए, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखेंगे, सुनते जाइए कि क्या कुछ कहा गया है। उसके कुछ अंश, संकलित अंश आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके जितने भी अपने हैं और सोशल मीडिया के माध्यम है वहां पे शेयर कर दीजिएगा। रियल न्यूज़ नाम के इस परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब हालत देखिए, हमारे खड़गे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाब नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान परिवारवाद की चर्चा करती। अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। आज विपक्ष की जो हालत हुई ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला है। 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया
क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार ये करते रहे कि और भी विपक्षी जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोले उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। ये कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई, वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखाते हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अकल के लोग होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था, छिटाकसी होती थी, आरोप प्रत्यारोप होते थे। आज जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास की चर्चा हो रही है और गर्व के साथ हो रही है। पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, G20 समिट होती है, वहां पूरा विश्व आज उसकी सराहना करता है। आर्टिकल 370 को लेकर के कैसा हवा बना के रखा था। कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है, कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है, और आखिर ये समस्या किसकी देन थी? किसने देश के माथे पर मारा था? किसने भारत के संविधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रखी हुई थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन कश्मीर को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी सोच थी और उसी का परिणाम जांच करना ये एजेंसियों का काम है। एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है, और जज करने का काम न्यायाधीश का है। जज करने का काम न्यायाधीश का है और वो अपना काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रही। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूँ। भाग्य है, पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पर लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को? जो सजा हो चुकी है, मैंने 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात, ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे। संकट तो दूर की बात थी, 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कह कर गए थे, लेकिन हम
आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। मेरे 30वें कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन गया। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा।